नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यूं सरकार ने टैक्स आतंकी इनकम टैक्स फॉर्म को बदलने की हिदायत दे दी है, लेकिन वर्ष 2014-15 का रिटर्न भरने के लिए जो फॉर्म का प्रारूप बना, उसने यह तो बताया है कि अफसरशाही आज किस मोड़ में है। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, न्यूनतम सरकार अधिकतम काम। मगर अफसर ऐसे पावरफुल और हावी है कि वे नागरिकों की भ्रष्ट तंत्र से अधिकतम पिसाई का मकसद लिए हुए हैं। तभी तो टैक्स प्रशासन और वित्त मंत्रालय के आला अफसरों की हिम्मत है, जो टैक्स अदायगी फॉर्म को छोटा और सरल बनाने के बजाय उसे कई पेजों का बना दिया। यह बेहूदी सोच है कि जो टैक्स दे वह बताए कि गुजरे वर्ष वह कहां घूमने गया, विदेश यात्रा कितनी और कैसी थी, पासपोर्ट पर किस किस जगह का ठप्पा लगा, बैंक खाते कितने थे। ये तमाम बातें हकीकत में सरकार के डेटाबेस में पैन कार्ड और इमिग्रेशन आदि के चलते पहले से मौजूद है। बावजूद इसके अफसर इन्हें इसलिए चाहते हैं ताकि टैक्स आतंकवाद में नागरिक परेशान हो, टैक्स देने वाले को डराते हुए उससे पैसा ऐंठने का बंदोबस्त हो, मतलब भ्रष्टाचार के नए एवेन्यू बने। इससे पहले टैक्स विभाग ने पढ़ाई पर गए छात्रों, कारोबारियों के विदेश में बने कानून सम्मत बैंक खातों की भी सूचना को जरूरी बनाया। विदेशी करेंसी को लेकर नए निर्देश जारी हुए। ये सब काले धन की समस्या के हवाले है और यह फ्रॉड है। टैक्स हेवन के 2 नंबरी देशों और उनके बैंकों में अरबों खरबों रुपए रखे अरबपतियों पर सरकार को शिकंजा कसना था, लेकिन उल्टा हो रहा है। भारत के सामान्य आम ईमानदार टैक्स दाता का अफसरशाही जीना हराम कर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान ही नहीं है कि इस सब की वजह से हर वह भारतीय उन्हें कोसेगा जो विदेश यात्रा पर जाएगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। इन दिनों सभी पार्टियों के नेता अपनी छवि सुधारने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सपा मुखिया मुलायम सिंह से लेकर उनके बेटे अखिलेश यादव तक सब अलग अलग किस्म के धार्मिक कार्यों और फैसलों से अपनी पुरानी छवि बदलने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। नकवी ने कहा कि देश की तरक्की, शांति और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री ने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई है। इसके जरिए मोदी ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भी आज अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए हैं। 16 किलोमीटर की यात्रा करके वे कल सुबह केदारनाथ के पट खुलने पर दर्शन करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा भी शुरू होगी। लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही कांग्रेस में इस बात की चर्चा हो रही थी कि सेकुलर राजनीति पर बहुत जोर देने से पार्टी की छवि हिंदू विरोधी की बनी हुई है। राहुल की केदारनाथ यात्रा के जरिए इसे बदलने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता भी इस कोशिश में हैं। तभी मुलायम सिंह ने अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना के 2.5 दशक बाद उसके लिए माफी मांगी। उनके बेटे अखिलेश यादव की सरकार ने हिंदू तीर्थों के लिए सब्सिडी देनी शुरू की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वापसी के बाद लगातार सक्रियता दिखाई है। इससे कांग्रेस में नई जान आई दिख रही है, लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी से राहुल की सक्रियता पर पानी फिरने का अंदेशा जताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ही शीला और संदीप दीक्षित बनाम अन्य के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा। दीक्षित माँ बेटे के विरोधी संदीप दीक्षित को प्रवक्ता पद से हटाने में लग गए हैं। उन्होंने राहुल के बजाय सोनिया को बेहतर नेता होने का बयान दिया था। हरियाणा का विवाद चरम पर पहुंचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने रविवार को किसान रैली में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को अपमानित किया। एक तरफ हुड्डा परिवार और रणदीप सुरजेवाला है, तो दूसरी तरफ तंवर, शैलजा, किरण चौधरी और तमाम नेता हैं। इसी तरह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का विवाद कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रदेश कमेटी स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बटी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह खेमे का झगड़ा है, तो उसके पड़ोसी
राज्य छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के बीच तलवारें खिंची हैं। महाराष्ट्र में अशोक चौहान बनाम नारायण राणे का झगड़ा है, तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बनाम प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वरा का झगड़ा थम नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री अलग थलग हैं और पुराने नेता उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे। दिल्ली में जंतर मंतर पर राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी ने भूमि अधिग्रहण बिल की बाधाएं बढ़ा दी है। खेती किसानी वाली राज्य नहीं होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली में आस पड़ोस के राज्यों से किसानों की जैसी भीड़ जुटी, उससे अंदाजा लगा कि किसान भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर नाराज हैं। ऊपर से इस रैली में राजस्थान के किसान ने खुदकुशी कर ली। इससे सरकार की चिंता बढ़ी है। एक के बाद एक हुई रैलियों में अपने आप भीड़ जुटी है। सो अब सरकार के सामने दुविधा है कि वह भूमि बिल का क्या करे। अगर सरकार बिल वापस लेती है तो उसकी बड़ी किरकिरी होगी और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को ताकत मिलेगी और पहले ही साल में सरकार का इकबाल खत्म होगा। लेकिन अगर इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर सरकार पास कराती है तो राजनीतिक नुकसान की संभावना है। साथ ही विपक्ष को अगले 4 साल इस पर राजनीति करने का मौका मिलेगा। सरकार को इन दोनों में एक रास्ता चुनना है। जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, वह हर हाल में बिल को पास कराएगी। सरकार के प्रबंधकों का कहना है कि बिल पास नहीं हुआ तो ज्यादा नुकसान है। बिल पास कराने के बाद किसानों का भला करने के बहुत से रास्ते हैं। कर्ज माफी, मुआवजे आदि के जरिए किसानों को संतुष्ट किया जा सकता है। साथ ही सरकार की कोशिश होगी कि नए कानून के तहत भूमि अधिग्रहण में कहीं भी विवाद न पैदा होने पाए। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी की रैली में किसान की आत्महत्या का मामला आज संसद में उठा। सरकार की ओर से दिए गए बयान और उस पर विपक्षी पार्टियों के सांसदों की प्रतिक्रिया के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक छोटा सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान की जिंदगी से जरूरी कोई चीज नहीं है। इससे पहले रविवार को भी मोदी ने राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के बाद इस पर दुख जाहिर किया था। मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि किसान की आत्महत्या करना बहुत चिंता की बात है, लेकिन ये बहुत पुरानी और व्यापक समस्या है और इसे उसी रूप में लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खुद को सदन की पीड़ा से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसलिए किसान को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये देखना होगा कि पिछले 10 महीने में क्या कमियां रहीं। इसके बाद अच्छे सुझावों को लेकर चलने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि सदन की चर्चा में सामूहिक संकल्प उभरेगा। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले पर आज संसद में सरकार की ओर से शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से शोक जताते हैं। गृह मंत्री ने उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने कहा है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे खुद चाहते हैं कि इस पर राजनीति न हो। राजनाथ सिंह ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि जंतर मंतर की सभा में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उस किसान को उकसाया। खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले को जांच के लिए क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है और समयबद्ध जांच करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्री ने किसानों की स्थिति सुधारने का संकल्प जताते हुए कहा कि जब तक देश का किसान धनवान नहीं होगा तब तक देश धनवान नहीं हो सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को अरविंद केजरीवाल की सभा में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। गजेंद्र का अंतिम संस्कार आज दौसा जिले के गांव नांगल झामवाड़ा में किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। अलवर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी गजेंद्र के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे। इस बीच दिल्ली से क्राइम ब्रांच की एक टीम भी दौसा के लिए रवाना हो गई है। ये टीम पता लगाएगी कि किन परिस्थितियों में इस किसान ने आत्महत्या करने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने मृत किसान के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का फैसला किया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के सिविल लाइंस में स्थित मुख्यमंत्री के निवास के सामने प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको थोड़ी दूर पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि आपको अपनी रैली रोकनी चाहिए थी और किसान की जान बचानी चाहिए थी। उन्होंने आपकी रैली में राजस्थान के किसान गजेंद्र की खुदकुशी के मसले पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और आपकी रैली आयोजित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेताओं को थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया गया। इन नेताओं का कहना है कि ये खुदकुशी नहीं साजिश है और गजेंद्र सिंह को खुदकुशी के लिए उकसाया गया है। इनका दावा है कि आपके विधायकों में से एक ने गजेंद्र के मरने से 20 मिनट पहले ही शोक संदेश ट्वीट कर दिया था।
जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किए गए अलगाववादी मसरत आलम को जेल में ही रहना होगा। राज्य सरकार ने उनके ऊपर जन सुरक्षा कानून लगा दिया है। मसरत को हाल ही में भारत विरोधी प्रदर्शन करने और पाकिस्तान का झंडा लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसके खिलाफ FIR दर्ज होने की वजह से उसके ऊपर जन सुरक्षा कानून लगाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उसके रिहा होने के बाद से पुलिस उस पर नजर रख रही थी। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन बाद में उसने कई जिलों का दौरा किया और लोगों को इकट्ठा कर रहा था। इससे लग रहा था कि वो पुलिस और प्रशासन के लिए मुसीबत कर सकता था। सो बड़गाम में दर्ज FIR के आधार पर उसके खिलाफ जन सुरक्षा कानून लगा है। उसे जम्मू की एक जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। काले धन के नाम पर आम आदमी टैक्स देने वाले सामान्य नागरिक को प्रताड़ित करने के मोदी सरकार में जैसे फैसले हो रहे हैं, वह अफसरशाही के हावी होने का प्रमाण है। दुनिया के जितने सभ्य विकासमय देश है, उनमें शायद ही टैक्स रिटर्न के फॉर्म में इतनी डिटेल मांगी जाती हो जैसे भारत में मांगने की मंशा है। उसे ऐसा मुश्किल बना रखा है जो बिना CA के भरा ही नहीं जा सके। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कॉरपोरेट करदाताओं को राहत देने की बड़ी बातें हुई। पिछली सरकार की परंपरा से हटकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 टूक अंदाज में कहा कि कंपनियों को कर आतंकवाद से छुटकारा दिलाया जाएगा। पिछली तारीख से कर वसूलने की प्रक्रिया बंद करने की बात हुई तो कई कंपनियों को कर के मामले में अदालतों से मिली छूट को सरकार ने चुनौती नहीं दी, यानी कुल मिलाकर कॉरपोरेट को कर वसूली के मामले में राहत दी गई। लेकिन अब आयकर विभाग की बंदूक आम करदाताओं की ओर घूम गई दिख रही है। आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न भरने के लिए जो फॉर्म बनाया है वो हैरान करने वाला है। आयकर रिटर्न भरने को आसान बनाने के लिए पिछली सरकारों ने सरल फॉर्म बनाया था। भारी भरकम फॉर्म की जगह एक पन्ने में रिटर्न भरने की सुविधा दी गई थी, लेकिन उसकी बजाय आयकर विभाग ने 16 पन्नों का फॉर्म जारी कर दिया। साथ ही उसमें कई नई जानकारियां मांगने का फैसला किया। इन दिनों सारे बैंक खाते अपने आप स्थायी खाता संख्या यानी पैन के जरिए जुड़े हुए हैं। सो पैन डालते ही करदाताओं के सारे खातों की जानकारी अपने आप मिल जानी चाहिए। इसी तरह सिर्फ पासपोर्ट नंबर डालते से पता चल जाना चाहिए कि करदाता ने किन देशों की यात्रा की है। लेकिन आयकर विभाग चाहता है कि रिटर्न भरते समय बताया जाए कि करदाता ने किन देशों की यात्रा की, यात्रा के दौरान कहाँ ठहरा और कहाँ खाना खाया। इसी तरह हर खाते की जानकारी अलग से देने को कहा गया। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ सुधार के निर्देश दिए हैं, लेकिन इससे अधिकारियों की मंशा जाहिर हुई है। अधिकारी कर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के बजाय जटिल बनाना चाह रहे हैं। इसमें जितनी जटिलता आएगी उतनी भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनेगी। अगर कर रिटर्न भरने का फॉर्म कई पन्नों का होगा तो उसे भरना जटिल होगा, तो बहुत से लोग इसे भरने से बचेंगे। जिनकी मजबूरी होगी उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी दूसरे मिडिलमैन की जरूरत होगी। इसके बावजूद अगर 16 पन्नों के फॉर्म में कहीं भी मामूली सी गड़बड़ी हो गई तो नोटिस जारी हो जाएगी और आयकर दफ्तर के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। कहीं तो सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है और कहीं सरकारी बाबू मैनुअल कर रिटर्न के जमाने में लौटने का नियम बना रहे हैं। असल में सरकार काला धन रोकने के नाम पर एक के बाद एक नए कानूनों की पहल कर रही है। कर रिटर्न भरने की बात हो या बैंकों में सामान्य रूप से चेक जमा कराने की बात हो, हर जगह नए फॉर्म जारी किए गए हैं और नई जानकारी मांगी गई है, वो भी ऐसी जानकारी जो पहले से सरकार के पास होती है। इन सब का मकसद किसी को समझ में नहीं आया। तभी खबर आने के तुरंत बाद इसकी चौतरफा आलोचना हुई और सरकार ने तत्काल कुछ सुधार के निर्देश दिए, लेकिन अब भी पूरी तरह से इस फॉर्म को वापस नहीं लिया गया है। इसका मतलब कुछ सुधारों के बावजूद हो सकता है कि करदाताओं को नई सूचनाएं देने के लिए मजबूर किया जाए। इसलिए जरूरी है कि सरकार इसकी पहल अपने हाथों में ले, नौकरशाही को मनमानी करने से रोके और करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आम नागरिक पर टैक्स आतंक के पहलू पर चर्चा करेंगे। टैक्स के सालाना रिटर्न फॉर्म में नागरिक से उसकी विदेश यात्रा, पासपोर्ट और खर्च से लेकर छात्र सहित सामान्य नागरिकों के कानून सम्मत विदेशी बैंक खातों की डिटेल की जो सोच मोदी सरकार की दिखी है, वह टैक्स अफसरों की मनमानी व भ्रष्टाचार को बढ़वाने के मकसद से है। सवाल है, सरकार यह किस उल्टी दिशा में जा रही है?
इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, पिछले 10 वर्षों से भारत में ये लगातार बहस रही है कि जो करदाता है उसको जिस तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, लंबा चौड़ा जितनी जटिलताएं हैं, बिना सीए के काम नहीं होता, उसको सरल बनाया जाए। लेकिन अभी फिर एक जो ड्राफ्ट बन के आया उसको वापस ज्यादा जटिल बनाया, ज्यादा सूचनाएं मांगी जा रही है। ये क्या मानसिकता को दर्शाता है? मुझे लगता है कि ये उसी मानसिकता को, जो कंट्रोल राज था, इंस्पेक्टर राज था, उसी मानसिकता को दर्शाने वाला एक तरह से ये प्रयास है। और जहां तक आप देखिए कि दुनिया भर में और भारत में भी जो टैक्स रिफॉर्म है, सरकार खुद कह रही है, खुद वित्त मंत्री का जो एक अभी ताजा इंटरव्यू है उसमें वो कह रहे हैं कि करदाता हमारे एक तरह से सहयोगी हैं, हमारे बंधक नहीं है और हम उनको बंधक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो जहां एक तरह से आप उसको बात कर रहे थे कि उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपके घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि कर प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। खुद यह आरोप लगाते थे कि एक तरह से देश में टैक्स टेररिज्म चल रहा है, टैक्स आतंकवाद के आरोप लगाते थे पिछली सरकार पर। तो यह अपेक्षा थी कि इसको आसान बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अभी कोशिश यह होनी चाहिए सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए, वो सेल्फ कंप्लायंस बढ़े, खुद ही लोग उस प्रक्रिया में आए। और वो तभी हो सकता है जब आसान हो और ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन न हो। जैसे ही आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, उससे ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से आप करप्ट होने का या करप्शन करने का मौका देते हैं। क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ज्यादा सूचनाएं मांगी जा रही हैं, इसका मतलब कि उसमें आप एक तो इंटरमीडिएटरी इंडस्ट्री खुद शुरू कर देंगे, जहां सीए और बाकी लोग आपको फॉर्म भरवाएं और उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो, आप हिसाब किताब रखें, इतनी सारी चीजें उसमें मांगी जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्तर पर भ्रष्टाचार को वो बढ़ाएगा। तो ये हर लिहाज से एक तरह से कहा जाए तो जो इसकी आलोचना हो रही है वो बिल्कुल सही आलोचना नहीं, लेकिन इसमें सरकार का तर्क ये कि भाई काले धन की समस्या से हम जूझने के लिए विदेश यात्रा बहुत जाते हैं, वो काले धन में टिकट होता है, ये होता है, ये जो है बातें, ये जो एक इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप वो इनकम टैक्स में मांग रहे हैं पूरा डिटेल, पहली बात तो ये कि जितने लोग जाते हैं उनका सारा जो पासपोर्ट के जरिए और इमिग्रेशन के जरिए होता है, पैन कार्ड के अंदर सब वो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें जो आपके खर्चे हैं वो उसके जरिए रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरा, जितने भी बैंक अकाउंट आप कह रहे हैं कि सारे बैंक अकाउंट के, तो वो पैन सबके साथ अब आज कंपलसरी हो गया है। तो वो पैन के साथ जितने भी आपके बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो सब उसके साथ जुड़े हुए हैं और सारे बैंक अकाउंट उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप एग्रीकल्चरल इनकम के डिटेल्स मांग रहे हैं, आप कैपिटल गेन्स टैक्स का क्या स्थिति है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके पूरे लंबे चौड़े हिसाब दीजिए। मतलब एक ये कि सीए का काम बढ़ा रहे हैं, उनकी मतलब उपयोगिता। एक साफ बात यह है कि एक आम आदमी वो उस फॉर्म को नहीं भर सकता है, और अगर नहीं भर सकता है तो इसका मतलब उसको दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो एक तो उसको पे करना पड़ेगा, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्तर पर उसमें गलतियां निकाल करके लोगों को पकड़ना, उनको हैरेस करना और उस तरह से पैसे वसूलना। देखिए, इसमें जितने डिटेल मांगे जा रहे हैं, ये आम तौर पर जब असेसमेंट की प्रोसेस होती थी और किसी पर शक होता था तब उसको बुला के मांगा जाता था। लेकिन अब आपने पहले, इसका मतलब ये हुआ, इससे ये भी मानसिकता पता चलती है कि आप अब सभी करदाताओं पर शक कर रहे हैं। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं, तरह पिसना है उसको। तो सारी करदाताओं पर शक से आप शुरू करेंगे तो ये तो अपने आप में जो टैक्स की जो रिफॉर्म का जो ओरिएंटेशन था वो तो ये था कि हम सब पर विश्वास करते हैं, लोग खुद वॉलंटरीली आकर के और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि हमें लोगों, जनता पर, नागरिकों पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हम एफिडेविट पे वो उस तरह का सारी चीजें खत्म की तमाम तरह की बात। और दूसरी बात ये भी कहते रहे कि हमारी जो मिनिमम गवर्नमेंट होगी और मैक्सिमम गवर्नेंस होगा। तो ये तो आप इतना सारा डाटा अगर मांगेंगे तो एक लेवल पर आप ये सोचिए कि ये सारा डाटा प्रोसेस करने में भी खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कितनी बड़ी समस्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतने सारे डाटा को, इतने सारे लोगों के, उसको कोलैक्ट करके और उससे जिस तरह की चीजें निकालना चाहता है वो क्या संभव होगा? तो एक तरह से फिर आप मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मिनिमम गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। और इसमें गवर्नेंस का जो हाल होगा, जो जिसके साथ सवाल रहा है कि भाई आप सुशासन की बात कर रहे हो, अगर आप भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कि मतलब कोई भी आदमी जब विदेश जा रहा है या खाता खोल रहा, बंद कर रहा, उसको 10 तरह की डिटेल और 10 तरह की दिमागी चिंताओं में रहना पड़ेगा, और एक एक इतने बारीक
उसको डिटेल देने पड़ेंगे और 16-18 पेज का अगर आपको इनकम टैक्स फॉर्म भरना पड़े हर साल, और तो जाहिर है कि इस सबसे आनंद जी, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार या प्रधानमंत्री के स्तर पर यह नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी चाहे जो करवा दे रही है और कोई सोच समझ राजनीतिक विजन से काम नहीं हो रहा? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो सरकार कह रही है कि ये हम काले धन को रोकने के लिए, बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए कर रहे हैं, पर वो इसका उपाय नहीं है। आप सामान्य करदाताओं पर अविश्वास करके और उससे इस तरह की जानकारी मांग करके आप ये अपेक्षा करें कि आप इसे काला धन रोक देंगे, तो मुझे लगता है बड़ा नाइव ख्याल है। और ये एक तरह से, मतलब मैं नहीं जानता कि ब्यूरोक्रेसी किसको धोखा दे रही है। क्या अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को धोखा दे रही है, या पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी समझदार नहीं है? और दूसरी बात यह है कि इससे जो मैसेज जाएगा कि आप टैक्स रिजीम के बारे में कहते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए, हर साल आप बदल रहे हैं उसमें, हर साल नई चीजें जोड़ रहे हैं, तो इससे तो यह लगता है कि आपका जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं है। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो एक बात यह है कि सचमुच में काले धन पर आप रोक लगाना चाहते हैं तो उसके सोर्सेज दूसरी जगह हैं। वही असली मुद्दा यह है कि काले धन के जो सोर्स है या जो तरीके, वो बहुत बड़े, वो सब जानते हैं, और खास तौर पे और वो सामान्य करदाता जो टैक्स दे रहा है, आप क्या समझते हैं कि उससे ये सारी जानकारियां मांग करके और वो उससे आप काला धन निकाल लेंगे? और खास तौर असली मुद्दा यह था कि विदेशों में जमा काले धन का मामला था, और उसमें आप यहाँ की छोटे छोटे उसके अंदर, अब मैं ये कहूं कि भारत के अंदर भी चलिए काला धन आप निकालना चाहते हैं, पर वो जो आम टैक्स दाता है, जो जैसे सैलरी क्लास है, तो अब सैलरी क्लास के पास कहां से वो काला धन आ रहा है? वो तो बेचारा मजबूर है, उसको टैक्स उसके सोर्स पर कटता है, उसके ऑफिस में कटता है, तो वो तो कहीं से बचा नहीं सकता, इसमें वो बच के निकल नहीं सकता। भी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, सारी डिटेल उसको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो सबके साथ वो है। तो एक मायने में ये पूरी जो टैक्स रिफॉर्म की प्रोसेस है उसको पलटने जैसा है। अच्छी बात यह है कि सरकार को तुरंत इस पर जो रिएक्शन हुआ उस पर आया, तो उस पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है, और जो उम्मीद करनी चाहिए कि पूरा होगा। और देखिए, जो अभी अमेरिका गए हुए थे वित्त मंत्री, और वहां उनसे सबसे ज्यादा जो सवाल किए गए वो टैक्स को लेकर के ही किए गए। टैक्स को लेकर के जो एक लगातार फेरबदल होता रहा है, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में भी एक तरह से आशंका रही है, और भारतीय निवेशकों को भी, भारतीय करदाताओं को भी अगर आप इस तरह से करेंगे, तो जो सबसे बड़ी चुनौती है कि टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सेल्फ कंप्लायंस बढ़ाया जाए, ब्यूरोक्रेसी को कम किया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए, उसको आप एक तरह से फिर रास्ता दें। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।